नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान के चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में रिवीजन करेंगे। इससे रिलेटेड सारी वर्कशीट हमने पहले पढ़ ली हैं। इस चैप्टर पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, यानी कोशिका। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे जीवित और अजीवित, यानी सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव दो तरह के पाए जाते हैं। तो जो सजीव होते हैं उनकी जो संरचनात्मक इकाई है, यानी सबसे पहली जो इकाई है वो क्या है? कोशिका है। इसी तरह से निर्जीव पदार्थों की क्या होती है? परमाणु, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। परमाणु, यानी परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है निर्जीव की, और सजीव की होती है कोशिका। तो यहाँ हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर कोशिका है क्या और ये क्या होती है। नाउ स्टार्ट। कोशिका के प्रकार, यानी कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चों। अब कोशिका जो है उसके कई भाग होते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रकाय, केंद्रक और कोशिका द्रक, ये कोशिका के पार्ट होते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादपों में ही पाई जाती है और जंतुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों। इसके बाद है अंतःप्रादरव्य जाल का, ये भी कोशिका के ही पार्ट है। गोल्जी का है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तका, पौधों में लवक और जंतुओं में तारककाय। तारककाय का मतलब एक स्पेस होता है इस तरह से कोशिका के अंदर रिक्त स्थान, उसको कहते हैं तारककाय। और ये जो है लवक जो होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 तरह के लवक होते हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका में आपको जंतु कोशिकाओं से 2 चीज़ डिफरेंट मिली। एक तो मिली कोशिका भित्ति और दूसरी क्या मिली? पौधों में लवक। यानी जो लवक है और कोशिका भित्ति वो केवल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका के अंदर। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि अंतःप्रादरव्य जो जालिका है वो 2 तरह की होती है। एक होती है खुरदरी और चिकनी। इसको हम बोलते हैं RER, इसको बोलते हैं RER। और दूसरी होती है शॉर्ट में SER, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह की अंतःप्रादरव्य जालिका पाई जाती है। इसके बाद जीव जो है वो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव में केवल एक ही कोशिका होती है और उसी कोशिका के अंदर जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये सभी जीव क्या हैं? एक कोशिका के बने हुए होते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी जीव हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पेड़ पौधे, ये सभी क्या हैं? बहुकोश के, यानी इनमें एक से अधिक संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कहते हैं बहुकोश की जीव। तो अभी आप समझ गए होंगे एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव के बारे में, कि जो एक कोश की जीव है उनमें केवल एक ही कोशिका होती है। इसके एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और बहुकोश की जीव जो है इनके अलावा सभी जीव होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। अब हम चैप्टर को विस्तार से देखते हैं इसके बारे में।
ये कुछ पॉइंट्स हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कोशिका की जो सबसे पहले इकाई, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते समय हम सबसे पहले क्या रखते हैं, ईंट रखते हैं। ऐसे ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख करके एक बिल्डिंग तैयार होती है। इसी तरह से सबसे पहले जो जीव का निर्माण होता है, सबसे पहले एक कोशिका बनती है। क्या बनती है? एक कोशिका बनती है। फिर वो कोशिका का विभाजन होता है 1 से 2। इस तरह से ये एक कोशिका बनी, फिर 1 से 2 बनी कोशिका विभाजन के दौरान, फिर 2 से 4 बनी, इस तरह से 4 बनी, फिर 4 से इस तरह से इनका कोशिका विभाजन होता है और जीव का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो सबसे पहले क्या बनी, एक कोशिका। क्या बनी? एक कोशिका। उसके बाद क्या बना, ऊतक, यानी कोशिकाएं होती हैं उनके मिलने से क्या बनते हैं, ऊतक। और ऊतक के बाद क्या बनता है अंग बनते हैं, यानी शरीर का कोई भी अंग है वो ऊतकों के मिलने से बनता है। उसके बाद अंग जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक शरीर बनता है। शरीर यानी किसी भी जीव का एक शरीर का निर्माण होते हैं, जीव का निर्माण होता है। इस तरह से जो है कोशिका को हम एक संरचनात्मक इकाई के रूप में जानते हैं। दूसरा पॉइंट है, सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई व कार्यात्मक इकाई क्या होती है, सेल्स होती है ना, कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के आकार, आकृति, संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी जिस कोशिका का जो हम स्टडी करते हैं इस साइंस विज्ञान के अंतर्गत, उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1665 में, कितना, 1665 में मृत कौर कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। यानी सबसे पहले जो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी में जीवित कोशिकाओं को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। यानी जो जीवित जो कोशिकाएं हैं उनको पहले, सबसे पहले किसने देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने उसको देखा था। लेकिन सबसे पहले मृत कोशिकाओं किसको देखा था, रॉबर्ट हुक ने। तो बेटा ये क्वेश्चन को घुमा के वो पूछ सकता है। तो अगर वो पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आप देंगे रॉबर्ट हुक ने 1665। लेकिन अगर वो ये पूछे कि जीवित कोशिकाओं में सबसे पहले किसने खोज किया, किसने देखा, तो आप देंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठनों में जल, आयरन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य, सोल, हम सब स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्टील व स्वान ने किया था। यानी दो वैज्ञानिक हैं, स्टीलन और स्वान, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। सभी पौधे व जीव कोशिका के बने हुए होते हैं। यानी कोई भी जीव या पौधा या प्लांट है वो सभी क्या है, कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जीवन की मूल इकाई का मतलब इस सबसे पहले किसी जीव का निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवन की मूल इकाई बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी कोशिकाएं पूर्व नियमित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। कहने का मतलब जो भी आगामी जो सेल्स हैं वो सभी क्या है, अपने पूर्व की जो कोशिका यानी पहली कोशिका है उससे ही वो पैदा होती हैं या बनती हैं। नेक्स्ट है, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद। यानी जो वायरस की जो सेल है वो क्या है, एक अपवाद है। वो क्या है, एक अपवाद है। इसके बाद ये कुछ एक टेबल दिया है। इस टेबल में एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीवों में कुछ डिफरेंस बताया गया है। जैसे कोशिका संख्या, एक कोशिकी में ओनली एक कोशिका होती है और बहुकोशिकी में एक से अधिक मात्रा में कोशिकाएं होती हैं। कार्य यानी फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, कोशिका के सभी कार्य केवल एक ही कोशिका के अंदर होते हैं। कार्य क्या होते हैं कोशिका के, जैसे उत्सर्जन, प्रजनन,
और भोजन ये सभी क्या है एक ही, और श्वसन ये सभी क्या है एक ही कोशिका के अंदर होते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ये सभी विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग कार्य होता है। कार्य का विभाजन नहीं होता एक कोशिकी में, और इसमें कार्य का विभाजन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शरीर के विभिन्न पार्ट होते हैं, उन पार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग काम करती हैं। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं हैं उनमें कार्य का विभाजन भी होता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में नहीं होता, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में एक ही सेल होती है और उस एक ही सेल में एक ही प्रकार का काम होता है, तो कार्य का विभाजन कैसे होगा? नहीं होगा। जनन यानी रिप्रोडक्शन, यानी जनन एकल कोशिका द्वारा होता है, और बहुकोशिकीय जीवों में विशेष कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। आयु यानी इनकी जो लाइफ है एक कोशिकीय जीवों की बहुत छोटी होती है और इनकी लंबी होती है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव हैं, और बहुकोशिकीय जीव पादप, कवक, जंतु ये सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव में पादप में सभी पौधे आ गए, कवक में सभी फंजाई आ गए, और जंतुओं में सारे जंतु आ गए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आज सभी ये क्या हैं? जंतुओं में आ गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कोशिका के आधार पर अंतर। अभी अंतर दे रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आकार में बहुत छोटी होती हैं, ये आकार में बड़ी होती हैं। कोशिका का केंद्रकीय भाग यानी न्यूक्लियोइड होता है, और इसमें केंद्रकीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा होता है। न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता केंद्रक, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन मायोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। हमेशा एक कोशिकीय होते हैं जीवाणु, और ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी यूकैरियोटिक जो सेल्स है वो बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है वो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद है बेटा ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं आपको। ये कोशिका का विभिन्न आकार और आकृति होती है। समान कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, फे लंबाकार, स्तंभाकार, डिम्ब के आकार की होती हैं। यानी ये जो दे रखे हैं आपको डायग्राम, ये क्या है? टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यानी सेल्स इस टाइप की भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती हैं, इस टाइप की सेल्स हो सकती हैं, इस टाइप की हो सकती हैं, और ये हो सकती हैं। ये यानी सेल्स के क्या हैं? सभी प्रकार हैं। ये एक सेल्स है, ये अलग टाइप की है, इसको एकल सेल्स बोलते हैं। इसको वैसे तंत्र का तंत्र भी बोलते हैं, और ये न्यूक्लियर सेल्स भी कहलाती है। कोशिका का आकार, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोशिका का आकार, यानी विभिन्न जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से भी देखी जा सकती हैं। इनका आकार 0.2 mm से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक होता है। एक कोशिकीय जीव किसी भी कोशिका का आकार सामान्यतः 20 से 30 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा हुआ, 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की होती है। और सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्र का कोशिका होती है। अब देखते हैं हम कोशिका के भाग, कि कोशिका के भाग क्या होते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग यानी अंग कहलाते हैं, जो विशेष प्रकार का कार्य संपन्न करती हैं। सामान्यतः कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। मुख्य रूप से ये 3 भाग होते हैं। जैसे मान लो
ये एक सेल्स है और इस सेल्स का ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक है ये। और इसके अंदर ये जो भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। यानी ये मेन जो है 3 पार्ट होते हैं, बाकी जो और पार्ट होते हैं वो ये जीव द्रव्य के अंदर बिखरे हुए होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, इस तरह से कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को बाहर आने जाने देती है। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरे कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। यानी ये जो झिल्ली है, मान लो ये एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये दोनों को एक दूसरे से अलग करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सिंगर और न्यूरोज के फॉर्ड म्यूसिक मसल सिद्धांत के अनुसार यह प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की 2 सतह के बीच सैंडविच की तरह होती है, जो कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। यह लचीली होती है, जो कि मोटी, तोड़ी और दोबारा मुड़ जाती है। इसके कार्य क्या होते हैं, यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। यानी जो भी कण हैं कोशिका के अंदर अगर बाहर और अंदर आ जा रहे हैं तो ये कोशिका झिल्ली इसका काम करती है। दूसरा है, यह कोशिका एक निश्चित आकार बनाती है। यानी ये कोशिका का आकार भी बनाती है। यानी कोशिका किस आकार की है तो ये कोशिका झिल्ली उसको आकार प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं के आदान प्रदान को 2 प्रकार से होता है, जिसको विसरण व पराषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें ये जो है विसरण और पराषण में कुछ अंतर दिया गया है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन, और पराषण का मतलब होता है वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल या ब्लैक अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है और यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है। ये केवल द्रवीय माध्यम में ही संभव होता है। पराषण अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर भिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं है। विसरण पराषण कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन करना। बाह्य पराषण अंतः पराषण कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर को गमन करना। इस तरह से ये हम समझ चुके हैं। सांद्रता के अनुसार विलयन के आधार पर सांद्रता कोशिका के प्रभाव, ये थोड़ा सा हम नज़र डाल लेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। कल मतलब मंडे को नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट जो है हम 11 तारीख को मंगलवार के दिन लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ करेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।